जिसने जो भी भाई अमल का फूल लेकर आए आपने उसको खिलाना है। यहाँ से भावी एमएलए बना करके विधानसभा चंडीगढ़ की अंदर भेजना है। योगेश कैप्टन जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अनुराग खट्टर जिंदाबाद, अनुराग खट्टर जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की जय। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, धन्यवाद। और जिस प्रकार से डॉक्टर जी ने सुझाव दिया और भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताया, और भी जो अपने सुझाव लाए जाएंगे नाम वाले अभी ज्यादा समय न लेते हुए मैं कैप्टन साहब से आग्रह करूंगा अपनी बातें रखें। भारत माता की जय। कैप्टन साहब अपनी बातें। एक बार जोर से बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मासिक 3 भाईचारा मिलन मीटिंग के शुभ अवसर पर जो आप सभी पहुंचे, मैं आप लोगों हाथ जोड़ता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आज मेरे गौरव के प्रति, मेरे पिता तुल्य, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति जो अंदर बैठी हुई है और बाहर जहाँ तक की मेरी आवाज जा रही है, उनके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। और जो मेरे भाई उम्र अंदाज युवा भाई और किसी भी अवसर के, चाहे वो कोई भी हो, उस अवसर की जो जान है, जो धड़कन है, मेरे युवा भाई को जय श्री राम। यूं तो इलेक्शन का आगाज हो गया है, इलेक्शन 2024 की शुरुआत हो चुकी है। अन्यों को 2024 बड़ा अहम है। मैंने एक इन्विटेशन भेजा था, उसमें एक बात लिखी थी कि यहाँ जो मीटिंग है बहुत खास होने वाली है। और ये जो खास है, एक पत्रकार बंधु ने बोला कि 2 चुनाव हैं, एक लोकसभा और एक विधानसभा। जो लोकसभा है, लोकसभा तो आगाज हो गया है। कुछ समय के बाद में जो है कि जो भी बीजेपी की टिकट से निकालती रहेंगे, आप सब मिलकर उनका जो है कि गरम जोशी के साथ स्वागत के साथ साथ जो है कि उनका हर तरीके से योगदान भी करेंगे। उसके बाद बात की बात थोड़ी देर में कर लेते हैं। जैसा कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखते हैं, तो थोड़ा सा इतिहास हम लोग कर लेते हैं। हालांकि सबको पता है, मैं सोचा कि थोड़ी सी जो पुरानी यादें हैं वो थोड़ी सी ताजा कर लें कि भारतीय जनता पार्टी कब से स्टार्ट हुई है, कैसे कैसे वो रिफॉर्म हुई है, बनती गई है, और आज 2024 में हम लोग किस लेवल पे भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत भारतीय जनसंघ सन 1951 में हम सबके आदरणीय डॉक्टर श्यामा मुखर्जी से शुरुआत हुई। यह शुरुआत जो आने का जो कारण यह रहा कि जब भारत देश आजाद हुआ तो उस समय बहुत अराजकता थी, विदेशी शक्तियों की बहुत ताकत थी जो हिंदुस्तान को जो कमजोर करती चली जा रही थी। चाहे कश्मीर का मुद्दा क्यों ना सही, चाहे विदेशों में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं का मुद्दा क्यों ना सही, चाहे वो देश की सुरक्षा का मुद्दा क्यों ना सही, जो वो देश को कमजोर करने वाली जो भी नीतियां रही, जो भी उस समय जो भी पार्टीज रही, उन्होंने जो भी कभी भी इस चीज को मजबूती से लोगों के हित के लिए ये सोचा नहीं था।
हमारे जो श्यामा मुखर्जी उन्होंने परचम लहराया और भारतीय जनसंघ पार्टी का ऐलान किया और उसकी मजबूती करते 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 लोगों का जो अधिकार था, वो जो मजबूती थी वो आप पूरी करी और करते हुए जो है कुछ चीजें ऐसी होती है राजनीतिक समीकरण उस समय ऐसे हुआ करते थे कि वो हमारे हक की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारे हक की लड़ाई लड़ी थी। जब वो शहीद हुए उसके बाद में पूरे हिंदुस्तान का जो वजन था वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के कंधों पे रख गया। उन्होंने इतनी मजबूती दिखाई देश को नहीं, जो भारत और चाइना का जब युद्ध हुआ था उसके अंदर उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई और भूमिका निभाते निभाते उन्होंने जो है 1967 में उस समय जो रूलिंग पार्टी थी कांग्रेस पार्टी थी उनको हरा करके भारतीय जनसंघ का परचम बुलंद किया। समय बदलता गया, सरकारें आती रही जाती रही, उसके बाद में फिर एक नया दौर आया। उस दौर में जो है कि आपातकालीन स्थिति भी आई। उस आपातकालीन स्थिति में जो भी उस समय मजबूत राजनेता जो रहे हैं उनको दबाया कुचला और जो इनको कमजोर करा। कमजोर करने की जब नौबत आई उसमें फिर से भारतीय राष्ट्रीय दल जयप्रकाश नारायण जी ने फिर से परचम लहराया, उद्घोष किया और फिर से जो है हित की लड़ाई लड़ी। वो करते करते जो है आगे बढ़े, लेकिन उस समय जो रूलिंग पार्टी थी उनका परचम इस तरह से बुलंद था कि उनको भरने नहीं दिया। फिर एक नया दौर भारतीय जनता पार्टी का आया और वो जो दौर था सभी जानते हैं। 3 महापुरुष ऐसे थे और ऐसे आज भी हैं हमारे बीच, जिसमें पहला नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी है, दूसरा नाम लाल कृष्ण आडवाणी जी और तीसरा नाम मनोहर लाल खड़गे। तीनों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राष्ट्रवादी विचारधाराओं से जो भी जुड़े हुए हैं उन सबके साथ मिलकर के फिर जो विश्व प्रसिद्ध विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का 1980 में निर्माण किया और वो करते करते राष्ट्र हित की बात करते हुए आगे बढ़े और आज 11 इलेक्शन में 14 राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, वहां से जो दौर स्टार्ट हुआ और आज जेपी नड्डा जी तक पहुंचा है। छत्तीस बिरादरी जिंदाबाद जिंदाबाद, छत्तीस बिरादरी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिंदाबाद, मातृ शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद, देश के जवानों जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 2024 में आज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के जो बात रोज संभाल रहे हैं। मैं बात करूं आज के वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की स्थिति की। आज की जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ही मजबूत और विश्व में बहुत प्रसिद्ध है और मजबूती है। ये भारतीय जनता पार्टी अगर मैं बात करूं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जिसका जनाधार 20 करोड़ से भी ज्यादा इसके सदस्य हैं, ये कोई आम पार्टी नहीं, ये आप सबकी अपनी पार्टी है। यह वो पार्टी है कि जिसने भी मेहनत करी, बड़ी शिद्दत से मेहनत करी, चाहे वो किसी भी लेवल पे अपना काम कर रहे, हर किसी काम की सराहना करते हुए किसी को कहां से उठा करके कहां पहुंचा रहे हैं, किसी को कोई समझ में नहीं आता कि कहां। ये वही बारगाह पार्टी है जिसकी बागडोर पिछले 10 साल से लोकप्रिय नेता, हम सबके चहेते माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये वो प्रधानमंत्री है जो दिन
रात सुबह शाम से बसे हम सबके लिए मेहनत कर रहे हैं। एक विकसित भारत के लिए काम कर रहे हैं। जो इससे पहले वाली जितनी भी पार्टी थी उन्होंने सिर्फ परिवारवाद, भतीजेवाद और धर्म लेकर के राजनीति करी। ये इकलौती वो पार्टी है और इस पार्टी का नेतृत्व करते हुए माननीय मोदी जी ने दिन रात मेहनत करके इस पार्टी को उस लेवल पे लेकर के जहां कोई विदेशी शक्ति नरेंद्र मोदी जी का लगे मानते कि अगर कोई नेता है तो मोदी जैसे। ये कोई आम बात नहीं है कि अगर मैं बात करूं कि बाहर के जो राष्ट्रपति चुना सिंह ये वो प्रधानमंत्री हैं, जब भी दूसरे की सरजमीन पे जाते हैं तो उनके पैर छूते हैं। इसलिए अभिमान की बात है। ये आप सबकी मेहनत, आप सबके वोट का नतीजा है, जिसके कारण भारत विश्व प्रसिद्ध है। अब तो दो नारे लगे हुए हैं, विकसित भारत और विकसित हरियाणा। विकसित भारत की बागडोर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों में है और तीसरी बार वो फिर से 400 पार करके लेने वाले हैं। लेकिन आपको आप तक जो पिछले 10 साल जो अहम है मुद्दे आपको मैं बताना चाहता हूँ। लिस्ट तो काफी लंबी है, कुछ बता देता हूँ कि वह आप लोगों को पता होना भी बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में क्या किया है। आप लोग भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही क्यों बनो और आप जब भी समाज में आप जाओ भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दोगे। तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होने की बहुत जरूरी है, जो राष्ट्र हित के लिए है, देश की सुरक्षा के लिए है और भारत आज कितना मजबूत है उसके लिए भी है। प्रधानमंत्री जी द्वारा करे गए जो शुभ काम है उससे पहले एक घोष लगवाना चाहता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जन हित के लिए इससे पहले बहुत बड़ा डांस होता था, बहुत बड़ा एक असमंजस थी कि किस तरीके से जो है कि आम जनमानस के पहले जब भी बैंक में खाता खुला करते थे ना 5,000 हफ्ते की मिनिमम गारंटी लिया करते थे। और जो फाइनेंशियली मैं कैटेगराइज नहीं करता उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। जो गरीबी रेखा के नीचे थे, गरीब थे, उनके लिए कभी भी वो बैंक में जाते थे ना उनसे बोले भाई अपनी गारंटी दे दो, कम से कम 5 से 10,000 रुपए की गारंटी हमें चाहिए। यहाँ पे आपके रिजर्व रहेगी भाई हम तो कमाते ही 1,000 रुपए है, 2,000 रुपए में यानी ना, लेकिन मैं कैसे आपको गारंटी दे दूंगा। घर की जो है देखभाल करनी पड़ती है, बहुत सारी समस्या इसने करी माननीय प्रधानमंत्री जी ने। चाहे धन योजना हो उसके जरिए 49 करोड़ खाते खोले। सुकन्या बीमा योजना और जिसकी कल्पना नहीं करी हाईटेक अपनी नई संसद भवन का निर्माण कराया और देश को डिजिटल क्रांति की तरफ ले गए। जो यूपीआई भीम ऐप जो है, जो एक सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क था पूरे हिंदुस्तान के बारे में सब लोग विदेशों में देखते थे कि क्या हो रहा है, ये सक्सेस होगा या नहीं होगा डिजिटल क्रांति। यह जो डिजिटल क्रांति जो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के जो विजन है और जो जमीनी स्तर पे जो काम किया है उसकी वजह से दूसरे देशों में जो विकसित देश है ना आज भी यूपीआई डिजिटल पेमेंट अडॉप्ट नहीं कर पाए। आज भी वो स्ट्रगल कर रहे जो 140 करोड़ भारतीय लोगों के बीच में डिजिटल क्रांति जो आई है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग नेतृत्व की वजह से आई है। इसके अलावा गरीबों के लिए अन्नपूर्ण योजना का लाभ और आयकर की सीमा जो है, इनकम टैक्स पहले 3.5 लाख हुआ करती थी, वो बढ़ा करके और उनको इनकम टैक्स में रीड दिला के 7.5 लाख रुपए तक की छूट दी है। ये कोई आम मुद्दा नहीं है, ये इतनी बड़ी बात है कि हम जो भी घरेलू छोटे मोटे उद्योग करते हैं कि साल के अंदर 3.5 लाख रुपए पता नहीं कब चले पहुंच जाते हैं, उसके ऊपर इनकम टैक्स
10% है, 15% है या फिर 30% है, उसमें बहुत बड़ी रियायत उन्होंने दी है। सीधा जो कि 3-3.5 लाख स्टूडेंट से सीधा लेकर के 7.5 लेकर के गए हैं। चाहे वो उज्ज्वल योजना हो, जिसके थ्रू गरीब परिवार के अंदर जो है कि हर घर रसोई के अंदर फ्री सिलेंडर पहुंचे हैं, चाहे 370 धारा होगी और 35A हटा करके कश्मीर को मुख्य धारा में जोड़कर भारतीय सभी नागरिकों को वहां जमीन खरीद के लिए अधिकार मिलाया है। और 22 जनवरी को जो इतिहास बदला, जो हम सबके पीछे 500 साल की जो लड़ाई थी, और वो जो लड़ाई पूरी होकर के जो है श्री राम मंदिर का जो निर्माण कराया और भी बड़ा और आपकी एक वोट ने वो काम करा के दिखाया है कि एक वोट जो आपने कमल के फूल पे बटन दबाया, उसकी ताकत है ये। इसके अलावा चंद्रयान 3, आपको मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात जरूर कहूँगा। चंद्रयान 3 जो इसकी लैंडिंग जो कराई है साउथ पोल में कराई है, और जितने भी डेवलप कंट्री है वह हमेशा नॉर्थ पोल पे जाकर के अपना ट्राई मारते थे। 2 से 3 देश जो है कि चंद्रमा पे पहुंच पाए, वो भी उन्होंने नॉर्थ पोल के लिए अपना बेस्ट करा। साउथ पोल जो दक्षिण ध्रुव है, जो चांद का चंद्रमा का, वहां पहुंच ही नहीं पाते थे, सोचा ही नहीं, उसके लिए कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि वह जो जमीन थी वो बहुत ही ऊपर खाबड़ थी। लेकिन हमारे देश के जो इसरो के साइंटिस्ट है, उन्होंने वो बखूबी बड़ी सुंदरता से और कितनी सॉफ्ट लैंडिंग करेगी पता भी नहीं चला। ये सिर्फ और सिर्फ एक जो बहुत अच्छी जो गवर्नेंस है, जिसने अपने देश के जो वैज्ञानिक है उनका जो उत्साह बढ़ाया कि यस यू कैन डू इट, उसको लेकर के विश्व में फिर से लोहा बनवाया कि भारत आज कुछ भी कर सकता है। इसके अलावा आदित्य L1 की अगर मैं बात करूं, ये वो प्रशिक्षण है, वो सैटेलाइट है जो हिंदुस्तान के जो इसरो के साइंटिस्ट ने, जो सूरज है, सूरज के चारों तरफ की एक अक्ष में सूरज के जो तापमान के बारे में, मौसम के बदलने के बारे में अपना जो है एक सैटेलाइट वहां सक्सेसफुली स्थापित भी करती है। और अभी रिसेंटली फिर से एक चंद्रयान की ओर फिर से एक सैटेलाइट फिर से भेज दी है। G20 का G20 शिखर की मैं बात करूं, इससे पहले G20 की भारत को कभी सदस्यता ही नहीं मिली। अध्यक्षता तो बहुत दूर की बात है, अध्यक्षता जो मिली है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से देश का नाम मजबूत किया है, और जो इनकी सदस्यता तो छोड़ो, आज अध्यक्षता भी करके पूरे विश्व में हिंदुस्तान का लोहा बनवाया है। सबका भला करे, सच्चा मालिक सबका भला करे, हनुमान सबका भला करे। इतना ही नहीं, वंदे भारत के नाम से कई बुलेट ट्रेन आपके हिंदुस्तान में चलाई है, जो कहीं विकसित देशों में ही हुआ करती थी। और इसके साथ साथ में अयोध्या के लिए भी जो है कि ट्रेनें स्टार्ट कर दी है। लिस्ट बहुत लंबी है। अगर एक चीज और मैं बात करूं, प्रधानमंत्री जी के बारे में एक बात करूंगा, लिस्ट बहुत लंबी, एक छोटी सी एक बात करूंगा कि कुछ समय पहले 2-1 महीने पहले, ज्यादा समय की बात नहीं, 2 महीने पहले हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, वह प्रधानमंत्री जी एक हिंदुस्तान के द्वीप पर गए, और द्वीप पे जाने के बाद में वहां से फोटो सेशन कराया, और फोटो सेशन करा करके अपने सोशल मीडिया हैंडल पे जो है डाल दिया। और वो इस तरीके से वायरल हुई कि कुछ देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो सस्पेंड तक हो गए हैं। वो दूसरे देशों में एक राजनीति का मुद्दा बढ़ गया। ये सिर्फ एक फोटो ही डाली है, और वो जो फोटो इतनी वायरल हो गई है, इतनी वायरल हुई है, जो दूसरे देशों में टूरिस्ट जाता है ना, वो रुक करके हिंदुस्तान में हो गया है। और वो कोई आम नहीं, लक्ष्य कि जहाँ मालदीव में वो जाते थे, धनाटे लोग जाते थे, छुट्टियों में जाते थे, पूरी छुट्टियों में जाते थे, वो हिंदुस्तान में रुक गए। बहुत सारी लिस्ट है, मैं जितना भी गुणगान करूं उतना कम है। अब मैं बात करूं सीधा विकसित हरियाणा की।
विकसित हरियाणा को मजबूत करने के लिए हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। उन्होंने लगभग पूरे 10 साल होने को आ रहे हैं, कुछ ही महीने बाकी है और फिर से विधानसभा का दौर स्टार्ट होगा। उसमें उन्होंने बड़ी ईमानदारी से, साफ नियत से उन्होंने जो है कि सरकार साढ़े 4.5 साल की दूसरी कहानी में उन्होंने चला दिया, कुछ महीने और बाकी है। अगर मैं बात करूं बिन पर्ची बिन खर्ची के योग्य है, मेरे भाई जितने भी थे उनको मेरिट के तौर पे जो है कि मेरिट की योग्यता के हिसाब से उन्हें नौकरी दी है। हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत गांव-गांव, शहर-शहर में जो है कि सड़कों को जोड़ने का, निर्माण करने का जो काम किया है। इतना ही नहीं, 3 यूनिवर्सिटी, पहले क्या हुआ करते थे, गांव देहाती में बात करो तो भी इंग्लिश में बात करते थे, बहुत बड़ा मानते थे कि भाई ये तो नहीं पढ़ा लिखा है, चाहे उसने कुछ भी नहीं आता हो, लेकिन जो है कि अंग्रेजी बोली पर राटे ना आती है। धीरे धीरे करते हुए वो अंग्रेजी जो है कि इतनी विकसित होगी, हर किसी के दिमाग में आ ली हुआ इंग्लिश, और जो है कि पढ़ाइयों में, कॉलेजों में, स्कूलों में सारी जगह से हिंदी जो है कि बहुत सब्जेक्ट आकर के रह गया। ये वो हरियाणा सरकार है जिसे हिंदी को फिर से चला दिया। और 3 यूनिवर्सिटी फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार में तीनों यूनिवर्सिटी में हिंदी के अंदर भी का पाठ्यक्रम भी लागू करने की, हिंदी को आप कमजोर नहीं समझ सकते हो। हरियाणा सरकार ने 50% हमारी माता बहनों को ग्राम पंचायत में उनकी सीट की सुरक्षित जो एक अहम मुद्दा था वो हरियाणा सरकार ने बुलाया है। और साथ ही साथ जो है कि 15% महिलाओं को सशक्तिकरण करने नाम पे जो है कि हरियाणा के अंदर पुलिस के अंदर जो है रिजर्वेशन किया है। 151 मीटर को संचालन करने के लिए अधिकार भी हरियाणा, महिलाओं को संचालन करने का अधिकार भी भारतीय जनता पार्टी ने कराया है। लगभग 45 लाख परिवार को सरकारी डिपो के माध्यम से गेहूं, बाजरा, तेल, चीनी आदि का वितरण भी हमारी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा सरकार ने कराया है। हरियाणा सरकार ने वर्तमान में 14 फसलों पर एमएसपी भी लागू कर दी है और कुछ आने वाले समय के अंदर भी लागू हो जाएगी। इतना ही नहीं कि जून 2024 में 9 शहरों के अंदर एसी वाली जो हरियाणा रोडवेज की बस है वो भी चालू हो जाएगी। ई-लाइब्रेरी की शुरुआत भी हरियाणा में जो है कि भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदगी जो कर रहे हैं यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने करी है। हरियाणा सरकार की मैं बात करूं तो बहुत सारी योजनाएं भी हैं जो मैं गाँव में ज्यादा